चीन में किस तरीके से भारत के खिलाफ जो जमावड़ा अपना तैयार कर रहा है उसको लेकर हम एक बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी और खबर आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले उस खबर की बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि किस तरीके से ऐसा हो क्यों रहा है कि चीन जो है उसके ऊपर भारत के अंदर कुछ एका नहीं बन पा रहा है। बार बार जो हमारी ऑपोजिशन है और सरकार है वो एक मत पर नहीं आ पा रही है। क्यों ऐसा है कि चीन को लेकर भारत में जब भी आवाज उठती है तो उस आवाज की जो ताकत होनी चाहिए, जो धार होनी चाहिए, जो पूरे देश की एकजुटता उसमें, संकल्प उसमें, दृढ़ संकल्प उसमें झलकना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। और क्या ऐसा है कि जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो आपके तेवर कुछ और, जब आप सरकार में होते हैं तो आपके कलेवर कुछ और हो जाते हैं, आपकी सोच कुछ और हो जाती है, आपकी तरीके देश को और ऑपोजिशन को समझाने के अलग हो जाते हैं। इसी पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले सबसे पहले बात करते हैं चीन को लेकर जो हमारे पास एक्सक्लूसिव ताजा जानकारी अभी है उसको। कुछ तस्वीरें आपको यहां दिखाएंगे और इन तस्वीरों के सहारे आपको बताएंगे कि कैसे चीन जो है वो भारत को किस तरीके से अगर देखें तो हमारे पीछे किस तरीके से वो हमारे आसपास जमावड़ा लेकर पूरी तैयारी कर रहा है, किस तरीके से वो चीन जो है वो कैसे भारत की घेरेबंदी में लगा हुआ है। ये कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे हाथ लगी हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये जो सैटेलाइट इमेज हमारे पास है, उन सैटेलाइट इमेज की अगर हम बात करें तो दिसंबर 14 की अगर हम आपको ये सैटेलाइट तस्वीरें दिखाएं, ये वहां के बांगड़ा यानी कि जो बांगड़ा एयरफोर्स बेस है उसकी तस्वीरें हैं। ये करीब 150 किलोमीटर दूर है अरुणाचल प्रदेश से। जी हां, ये चीन का एक फाइटर एक बेस है जहां पर कि ये तस्वीरें हमारे हाथ लगी हैं। ये जो है, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तब की तस्वीरें समझ लीजिए कि जब भारत में एक इंडियन एयरफोर्स की जबरदस्त एक्सरसाइज उस तरफ चल रही है। और 6 दिन पहले तवांग की भी घटना सामने आई। इससे पता चलता है कि चीन किस तरीके से यहां पर फ्रंटलाइन पर अपने जबरदस्त एयर एसेट्स को डिप्लॉय कर रहा है, बड़े बड़े एयर एसेट्स को लेकर आ रहा है जिसमें ड्रोन भी हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट भी हैं। भारत के खिलाफ चीन किस तरीके से घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है। तो चीन का जो एयरफोर्स है, जो वो लगता है कि कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ युद्ध के अभ्यास की अगर देखें तो तैयारी कहीं ना कहीं करता दिख रहा है। और उसको कम से कम उसकी तैयारी में तो जरूर है अपनी तरफ से। तो अभी जो आपको तस्वीरें दिखाई पड़ेंगी, ये आपको तस्वीरें दिखाई पड़ रही 14 दिसंबर की, ये चांगडू बांगड़ा हवाई अड्डा जो है उसकी तस्वीरें हैं। और यहां पर ये जो आपको इस वक्त दिख रहा है वो WZ-7 ड्रोन आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। इसको सोरिंग ड्रैगन के नाम से भी इस ड्रोन को जाना जाता है। ये बहुत एडवांस ड्रोन है जिसको स्टेट ऑफ द आर्ट WZ-7 ड्रोन मानते हैं, सोरिंग ड्रैगन के नाम का। और चाइना के जो पूरा आर्मामेंट है, यानी कि चाइना के पास जो हथियार हैं उसमें सबसे मॉडर्न ड्रोन है जो भारत के अगेंस्ट वो यहां पर उसने तैनात किया है। ये 10 घंटे तक लगातार उड़ सकता है ये ड्रोन। और ये जो डेटा है ये मिसाइल, क्रूज मिसाइल की स्ट्राइक के लिए डेटा जमीन पर जो है उसको एरिया उसको टारगेट कर सकता है, उसको ला सकता है। यहां पर आपको साथ ही साथ 2 चाइनीज फाइटर जेट भी दिखाई पड़ेंगे। ये जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये फाइटर जेट हैं और ये फ्लैंकर फाइटर जेट जो हैं, इनको कहा जाता है, ये फ्लैंकर फाइटर जेट हैं, उनको वहां पर तैनात किया गया है। इस तस्वीर में जो आपको देख रहे हैं, ये देखिए जो 2 फ्लैंकर फाइटर जेट हैं। सुखोई 30 जो भारत का विमान है, ये भी 14 दिसंबर की तस्वीर है। सुखोई 30 जो भारत का विमान है उसकी टक्कर का कहा जाता है कि ये जहाज है और ये भी बांगड़ा में लोकेटेड है। यानी कि चाइना ने यहां पर भारत के खिलाफ जिस तरीके से अपनी पूरी तैयारी है उसको दिखाते हुए यहां पर फाइटर जेट भी अपने तैयार कर दिए हैं। अब आपको लिए चलते हैं चीन के एक और हवाई अड्डे की और एक और एयरबेस की तरफ,
जिसका नाम है शिगात्से हवाई अड्डा। ये शिगात्से हवाई अड्डा जो है, इसकी कुछ आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये शिगात्से हवाई अड्डे की 27, ये जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये 3 हवाई अड्डों की पूरी आपको कहानी बता रही है। 27 नवंबर 2022 की आपको दिखाते हैं। ये चाइना का एक बड़ा एयरबेस है, और उसके बाद फिर बात करेंगे लहासा एयरबेस की, जिसको हमने अभी आपको दिखाया था। 3 ये एयरबेस की पूरी कहानी है। शिगात्से की जो आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, यहां पर 10 चाइनीज फाइटर जेट, फ्रंटलाइन फाइटर जेट जो हैं, उनको यहां पर रखा गया है। सुखोई 30 जो भारत ऑपरेट करता है, उसकी टक्कर में इन जहाजों को यहां पर लाकर रखा गया है। कई सारे ड्रोन भी आपको इसमें दिखाई पड़ेंगे, जो इंटेलिजेंस और अटैक के लिए जो मिशंस हैं, उसके लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब आपको शिगात्से हवाई अड्डे से, जो जहां पर इन्होंने, चाइना ने जहां पर रखा हुआ है शिगाजी के 500 तत्कालीन चेतावनी और नियंत्रण के जो विमान हैं, फ्लाइट लाइन के 10 चीनी विमान, युद्धक विमान भी यहां पर हैं। 27 नवंबर की जो तस्वीर है वो यहां पर यह भी दिखाती है कि यहां पर WZ-10 UAV जो हैं, उनको भी यहां पर ऑपरेशन के तैनात, ड्रोन ऑपरेशन के लिए यहां पर तैनात करके चाइना ने रखा है। अब लासा का जो हवाई अड्डा है, उसकी तरफ आपको लिए चलते हैं, और यहां की आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर आपको 4 चेंगडू J-10 युद्धक विमान दिखाई पड़ रहे हैं, और लासा की जो फ्लाइट लाइन है उसमें 4 J-10 फाइटर, ये पाकिस्तान को भी चाइना देता है, ये J-10 फाइटर जो हैं, ये भी यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। इनका अगर आप जल्दी से आकलन करें और देखें कि सितंबर 2021 और उसके बाद 14 दिसंबर 2022 की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये बांग्ला की, जो हमने आपको सबसे पहले बताया था, वहां की तस्वीर है। सितंबर 2021 में आपको दिखाई पड़ेगा, और उसके बाद इसे आप कंपेयर कीजिए बांग्ला को 14 दिसंबर 2022 से, किस तरीके से नया फ्लाइट डिस्पर्सल एरिया पूरा बना दिया गया है, और नए नए विमान वहां पर लगाकर रखे गए हैं भारत के खिलाफ अपनी तैयारी करने में। तो ये आपको डिफरेंस दिखा रहा है। सैटेलाइट इमेज आपको बताती है कि कितनी तेज गति से चाइना वहां पर, जो बॉर्डर के आसपास का अरुणाचल का एरिया है, क्योंकि इससे 150 किलोमीटर दूरी है, वहां पर तैनाती और तैयारी कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं लासा की भी आपको तस्वीरें दिखाऊं, तो ये अगर 2021 की हम बात करें, तो आपको और उसको मिलाएं 28 नवंबर 2022 से, तो एक नए रनवे का निर्माण होता हुआ लहासा में, जो तिब्बत में है, उसमें आपको दिखाई पड़ेगा। दोनों तस्वीरें आपको बताती हैं कि चीन किस तरीके से यहां पर तेज गति से एक रनवे भी बना रहा है और यहां पर तैयारी कर रहा है। तो इन सब के मायने क्या हैं? इन सब के जो चीन तेज गति से इस तरह के जो डेवलपमेंट्स कर रहा है, उसके मायने क्या हैं, यह समझने के लिए अगर इसको संक्षेप में बताएं, तो चीन जो है वो अपनी एयर ताकत को, एयर बेसिस को तेज गति से डेवलप कर रहा है। नए फाइटर जहाज, ट्रांसपोर्ट ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रिकॉनेसेंस मिशन यानी कि खोजी टोही विमान यहां पर लगाए जा रहे हैं। और ये तब हो रहा है जब भारत और चीन के बीच में जो टेंशन्स हैं, जो तनाव है, वो 2020 से लगातार बढ़ता जा रहा है। चिंता का विषय जरूर है कि चीन किस तरीके से भारत की गोलबंदी, किलेबंदी, उसके खिलाफ जमावड़े की बात कर रहा है, एक बड़ी लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट की तैयारी कर रहा है। सरकार के लिए और देश के लिए यह चिंता की बात है, चेताने की बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है। हमने अभी कुछ दिन पहले देखा किस तरीके से हमारे जवानों ने चीन की जो पेट्रोलिंग पार्टी आई थी तवांग में, उसको धक्के मारकर वहां से पीछे करा, उसको पीछे हटा दिया गया, हटने पे मजबूर कर दिया गया। लेकिन एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं होती जा रही हैं। भारत ने पिछले कुछ सालों में LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त जोर दिया है, मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगाई है। कोशिश यह है कि वहां रहने वाले लोगों को सुविधा मिले, और साथ ही साथ अगर कोई आपात स्थिति होती है तो सैनिकों को तैनाती करने में कोई मुश्किल ना आए, तेज गति से हम ये सब कर पाए। कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूं। अरुणाचल प्रदेश में सड़क के साथ एक सुरंग, सेला पास जो बनाया गया है, ये ऑल वेदर सुरंग है। यहां पर किसी भी सर्दी, गर्मी, बारिश, कभी भी हमारी सेनाओं का मूवमेंट है वो आसानी से हो पाएगा। एयरबेस का निर्माण भी किया जा रहा है।
अरुणाचल के फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। रक्षा राज्य मंत्री ने यह दिसंबर 16 को लोकसभा में बताया कि सीमा सड़क संगठन BRO ने पिछले 5 सालों में अरुणाचल प्रदेश में 3097 किलोमीटर की सड़कें बनाई हैं। 64 सड़कों का निर्माण किया गया है। लद्दाख में 3140 किलोमीटर लंबी 43 सड़कों का निर्माण किया गया है। 117 सीमावर्ती जिलों में सीमा क्षेत्र में विकास के कार्यक्रम इस वक्त चल रहे हैं। सेना की तरफ से निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने एक 5 वर्षीय दीर्घकालीन रोल ओवर कार्य को योजना को बनाने की BRO को जिम्मेदारी उसको दी गई है। BRO ने पिछले 5 साल में कुल मिलाकर 13,525 किलोमीटर लंबी बॉर्डर की रोड्स का निर्माण किया गया है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो राजस्थान, जम्मू कश्मीर में भी बॉर्डर के इलाकों में सड़कों का काफी हद तक निर्माण हुआ है। पूर्वी लद्दाख में जो कई सारी हाईवेज बनी हैं, हेलीपैड बनाए गए हैं। हनले में 9,528 वर्ग फीट का एक कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट भी बनाया गया है, जिससे वहां पर हमारे सैनिकों को आसानी रहे। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी रविवार को ही मेघालय गए थे। प्रधानमंत्री ने कई योजनाओं की वहां पर आधारशिला रखी और साथ ही साथ उसमें सीमा पर किस तरीके से काम हो रहा है उसके बारे में प्रधानमंत्री ने जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि लंबे समय से देश में बॉर्डर को लेकर एक अलग तरीके का एक सोच थी कि बॉर्डर की कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो अगर कहीं भी हमला हो जाए तो दुश्मन इसका फायदा उठा सकता है। ऐसी सोच अब हम सरकार ने बदली है और वो अब नए टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप और जो भी आवश्यक हो इन सब चीजों का निर्माण कर रहा है। हमें कनेक्टिविटी ना सिर्फ बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को इससे फायदा होगा, सेना को फायदा होगा, इससे टूरिज्म भी बढ़ेगी और लोगों को इससे काफी आर्थिक फायदा होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि सेना की तैयारी तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में बयान दिया था और साफ साफ ये बात कही कि किस तरीके से देश में अब एक नई सोच के साथ सेना आगे बढ़ रही है। लेकिन फिर सवाल यह भी उठता है कि भारत की सरकार अगर सीमा पर इतना काम कर रही है, सेना को बल दे रही है, तो ऐसा भी क्यों है कि देश को साथ में लेके चलने के लिए, ऑपोजिशन को साथ में लेके चलने के लिए सरकार को इतनी परेशानी होती है। सरकार इस पर कोई डिस्कशन नहीं करना चाहती है, क्योंकि अगर अच्छी बात है कि चीन के मुकाबले हम भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं, सशक्त कर रहे हैं, लेकिन क्या देश की कूटनीति और राजनीति दोनों सेना को भरपूर सहयोग दे रही है? ऐसी घटनाएं ना हो, हमारे जवानों को -30, -20 डिग्री टेम्परेचर में हैंड टू हैंड कॉम्बैट लड़ाई करके चीनियों को पीछे धक्का ना देना पड़े, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? क्या इसके लिए विपक्ष को साथ लेके चलना जरूरी नहीं है? क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि सेना की तैयारी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन सियासत भी इस तरह के मुद्दों पर लगातार बढ़ती जा रही है। संसद में चर्चा को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। विपक्ष चीन पर चर्चा करना चाहता है, करवाना चाहता है, सरकार की सुनना चाहता है। वहीं सरकार का कहना है कि रक्षा मंत्री ने बयान दे दिया, अब इस पर चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो अहम मुद्दों पर उन्होंने भी बहस नहीं कराई। पहले मैं आपको इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी क्या बात रही वो सुनवा देता हूं और फिर उसके जवाब में जो पीयूष गोयल हैं सरकार के मंत्री, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। चाइना ये बहुत बड़ा महत्व का विषय है और प्लीज आज वो वहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं, लोगों को हमारी जगह वो अतिक्रमण करके वहाँ पर पुल बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, तोखाने, कारखाने सब बना रहे हैं। तो इसीलिए ये महत्व का मुद्दा है। अगर ये चर्चा नहीं करेंगे, इसको अगर रूल सबर निकाल सस्पेंड करके चर्चा को अगर अवकाश देंगे, फिर किसको देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बार बार विषय उठाते हैं कि हमें चर्चा करनी है।
मैं इतने सारे उदाहरण दे सकता हूँ जब गंभीर विषयों पे इनके समय चर्चा नहीं हुई, जो डेप्यूटी चेयरमैन साहब ने खुद सदन पे कहा, मैंने बिना बात की बेबुनियाद विषय उठाते, बेबुनियाद ये सदन की गरिमा को गिराते, और मैं समझता हूँ कि एलओपी मिसयूज कर रहे हैं कि उनके पद के वजह से वो उठ सकते हैं। तो ये जो सवाल पूछा गया कि भाई इस पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती, क्यों इस तरीके से सरकार चर्चा से बच रही है, इस सवाल को लेकर इस पे काफी लगातार हंगामा चल रहा है। और इसी को लेकर अब यह सवाल उठता है कि विदेश नीति को लेकर आमतौर पर देश में एक सुर से आवाज आनी चाहिए, लेकिन क्या पार्टियां जो अब सत्ता में हैं, पहले विपक्ष में थी या पहले विपक्ष में थी अब सत्ता में हैं, उनके स्वर इस हिसाब से बदलते रहते हैं, इस पे स्टैंड बदलता रहता है कि वो किस तरफ बैठे हुए हैं। 2014 की आपको बात याद दिलाता हूं, वहां पर उस वक्त बीजेपी विपक्ष में थी, सवाल बीजेपी ने उठाए। सुषमा स्वराज का आपको एक बड़ा फेमस एक कोट याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि हेमराज का परिवार, एक लांस नायक हेमराज थे, 2013 में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी, कि 2013 में तब विपक्ष में सुषमा स्वराज वरिष्ठ नेता थी। उन्होंने कहा था कि यदि हेमराज का सिर वापस नहीं लाया गया तो उनकी ओर से कम 10 सिर लेकर आइए। इस सवाल को लेकर क्या कोई कार्रवाई किए बैठे रहेंगे या बातचीत में लगे रहेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा सुषमा स्वराज का कहना था। वो प्रतिक्रिया चाहती थी, तुरंत चाहती थी सरकार से। इसको लेकर बहुत हंगामा हुआ, सरकार ने ऑपरेशन भी चलाए, लेकिन उसके बाद विपक्ष ने सर्वदलीय जो सरकार जो थी, विपक्ष ने सरकार का कामकाज उस वक्त भी रोका। 2012-13 की संसद की अगर मैं बात करूं तो कई ऐसे मुद्दे थे, चाहे वो कोल का स्कैम हो, चाहे वो और कई मुद्दे हों, जिसमें बीजेपी ने सरकार या विपक्ष के में रहते हुए सरकार का कामकाज या जो पार्लियामेंट का कामकाज है उसको ठप किया, कहा कि सरकार जवाब देना सरकार का जरूरी है। तो क्या अब बीजेपी ये बात भूल गई है? क्यों नहीं सवाल उठाए जाएं सरकार की चाइना पॉलिसी पर? क्यों नहीं सवाल उठाए जाएं कि किस तरीके से सरकार इस पूरे मुद्दे पर अपना पक्ष आगे रख रही है? तू मैं से आगे बढ़ के अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 को लेकर एक सर्वदलीय बैठक कर सकते हैं, सारे विपक्षी दलों को साथ ला सकते हैं, तो चीन पर विपक्ष को भरोसे में लेने की सरकार क्यों ना ले पा रही है, या फिर वो सरकार विपक्ष को भरोसे में लेना ही नहीं चाहती है? ये एक अहम मुद्दा है।